अब देखिए 24 घंटे 24 सुपरहिट खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। विजय विद्रोही बताएंगे रूस में प्रधानमंत्री मोदी से किए वादे से पलटा पाकिस्तान। पाकिस्तान सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, बिना कश्मीर मुद्दे को शामिल किए कोई बात नहीं। पंकज झा बताएंगे आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बलात्कार के आरोप में नया मोड़। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं, अखिलेश ने किया मुलायम का बचाव। प्रकाश कुमार बताएंगे बिहार चुनाव से पहले लालू निकले सड़क पर। जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग को लेकर राजभवन तक निकाला मार्च। रश्मि निषाद बताएंगी दर्शकों पर छाया फिल्म बाहुबली का जादू। फिल्म में 3 दिन में कमाए 165 करोड़ रुपए। और आइए रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। रूस में प्रधानमंत्री मोदी से किए गए वादे से पलटा पाकिस्तान। कहा, कश्मीर के मुद्दे को बिना शामिल किए नहीं होगी कोई बातचीत। भारत पाक वार्ता के शुरू होने से पहले ही उम्मीदों पर पानी फेरने वाली ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सुरक्षा और विदेश सलाहकार सरताज अजीज ने कही है। अजीज ने इस्लामाबाद में कहा कि अगर कश्मीर का मुद्दा एजेंडा में शामिल नहीं हुआ तो भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच रूस में हुई मुलाकात के दौरान तय हुआ था कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जल्द ही नई दिल्ली में मिलकर आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सरताज अजीज ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उफा में प्रधानमंत्री मोदी से मुंबई हमलों पर और ज्यादा सबूत मांगे थे। अजीज के मुताबिक नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी से समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट पर और जानकारी देने को भी कहा था। रूस में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच हुई बातचीत के दौरान मुंबई हमले के आरोपी लखवी का वॉइस सैंपल सौंपने की बात भी पाकिस्तान ने मानी थी, लेकिन पाकिस्तान इससे पहले ही पलटी मार चुका है। पाकिस्तान की वादा खिलाफी पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर किया हमला। मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। इस परिस्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी को मुल्क को बताना चाहिए कि क्या एनएसए स्तर की बातचीत जारी रहेगी, क्या भारत के डीजीएमओ पाकिस्तान के डीजीएमओ से मिलेंगे, बीएसएफ के डीजी पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी से मिलेंगे। कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर काफी संभल कर प्रतिक्रिया दे रही है। कई सारे स्टेटमेंट जो पिछले 2 दिन से अलग अलग सोर्सेज से जो आ रहे हैं, तो वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एड्रेस्ड हैं। हमारे जो फोकस और गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग फोर्स जॉइंट स्टेटमेंट होगा, ऐसा ही मैं मानता हूँ। भारत का स्टैंड बहुत पहले से साफ है। रूस के उफा में ब्रिक सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने मुंबई हमलों की सुनवाई में तेजी लाने का वादा किया था, लेकिन पाकिस्तान ने वादे से पलटी मारते हुए एक बार फिर कश्मीर का राग छेड़ दिया। यूपी के आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ रेप केस में नया मोड़। आरोप लगाने वाली महिला की मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई बलात्कार की पुष्टि। साक्ष्य मिलेंगे तभी अरेस्टिंग होगी, अभी तो साक्ष्य संकलन का ही काम चल रहा है। इस बीच यूपी पुलिस की एक टीम आज अमिताभ ठाकुर पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला को लेकर लखनऊ में उनके घर पर भी गई थी। हालांकि उस वक्त खुद अमिताभ ठाकुर दिल्ली में गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी AK सिंह से मिलकर खुद को सुरक्षा मुहैया करने की गुहार लगा रहे थे। हमें केंद्रीय पुलिस बल की सुरक्षा मिले और जो भी मामले हुए हैं, जो मुलायम सिंह जी ने जो धमकी दी है या जिस प्रकार से हम लोगों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया है, इन सारे मामलात के सीबीआई इंक्वायरी हो। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगर अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को वाकई जान का खतरा हुआ तो उन्हें केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया करा सकती है। आईपीएस अफसर को मुलायम सिंह की धमकी पर बोले यूपी के सीएम अखिलेश यादव। कहा, डांट कर कुछ गलत नहीं किया। ठाकुर जी है नेताजी पर आरोप लगा रहे हैं लगातार, तो ये क्या लग रहा है? आपका क्या नेताजी नहीं समझा सकते किसी को? नेताजी हमें समझाते हैं, नहीं समझाते? बताओ अखबार में आप क्या लिखते हो फिर? वो तो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बताओ, जब नेताजी हमें समझाते हैं तब अखबार में क्या लिखते हो आप? हाँ, बराबर छपता है। तो अखबार अगर नेताजी किसी को समझाएं तो गलत बात है। सर वो तो लेकिन वो कोर्ट जा रहे हैं, थाने में लिखवा रहे हैं मुकदमा नेताजी के खिलाफ। समझाओ कुछ। आपको बता दें कि लखनऊ में आईजी सिविल डिफेंस के पद पर तैनात अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को फोन की रिकॉर्डिंग जारी कर मुलायम सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया था। दिल्ली के रघुबीर नगर में फेरी वालों की समस्याएं जानने पहुंचे राहुल गांधी। फेरी वाले आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उन्हें दुकान लगाने के लिए जगह नहीं दे रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली के रघुबीर नगर में फेरी वालों से मिले और उनकी समस्याएं जानी।
ये मेरी मित्र हैं, नए मित्र हैं। करने वाले हैं मोदी जो है वो प्रधानमंत्री हैं। हाँ, गुजराती समाज का ये कपड़ा बाजार है ये, और गुजरात से ही आए हैं मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं। वो ध्यान नहीं दे रहे, वो क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलो यहाँ पे राहुल गांधी जी आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमारी मंडी के लिए उन्होंने जाना तो हमको बहुत अच्छा लगा। दिल्ली के रघुबीर नगर में करीब 10,000 रेहड़ी और पटरी वाले हैं, जिनमें 80% से ज्यादा गुजराती हैं। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। 50 साल आपने इस देश के ऊपर राज किया और अभी भी आप खाली दुख व्यक्त करने जाते हैं, संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, गरीबों की हालत पे चिंता जताने जाते हैं। रेहड़ी पटरी वाले आज क्यों दुश्वारियों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं? 10 साल तो यहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार रही। इसे एक्शन नहीं कह सकते, ये पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच है, और इस तरह का पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच लोगों की प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस से दूर का रिश्ता रखता है। इन्हीं रेहड़ी पटरी वालों के लिए पिछले से पिछले सत्र में हम कानून बनाकर लाए। उस वक्त तो कांग्रेस सो रही थी। कांग्रेस ने कहा गरीब रेहड़ी वालों का हक दिलाने के लिए राहुल गांधी दिल्ली में छेड़ेंगे लड़ाई। यूपीए के राज में रेहड़ी पटरी वालों के लिए बने कानून पर अब तक दिल्ली में अमल क्यों नहीं? हमारे रेहड़ी पटरी वालों के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए कानून पार्लियामेंट से पास होकर के मार्च 2014 को नोटिफाई हो गया था। दिल्ली के अंदर उसके तहत 5 लाख रेहड़ी पटरी के लोगों को सर्टिफिकेट यानी लाइसेंस स्ट्रीट वेंडिंग का मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक के उसमें से एक भी किसी को नहीं मिला है। दिल्ली के अंदर लगातार पुलिस और कॉर्पोरेशन दोनों के माध्यम से इन लोगों को तंग किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, और इन लोगों को कहीं पर भी रेहड़ी पटरी लगाते हैं तो इन लोगों को उठा दिया जाता है। इन लोगों के साथ में राहुल गांधी जी ने आज जाकर के उनकी लड़ाई लड़ने का आगे के लिए संकल्प किया है, और जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान जो इन लोगों के लिए कानून बना था, उस कानून को पालन करना और उस कानून को दिल्ली में लागू करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अजय माकन ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां इस कानून को लागू कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। और अब बात लालू की, जिन्होंने बिहार चुनाव से पहले जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीति गर्म कर दी है। लालू यादव सड़कों पर निकल पड़े हैं और जातिगत आधार पर जो जनगणना हुआ है उसके रिपोर्ट को लेकर ये राजभवन मार्च कर रहे हैं। लालू यादव लगातार लगे हुए हैं और वो जिप्सी पर अपने बेटों के साथ चढ़े हुए हैं। लालू जी, आपकी क्या मांग है आज राजभवन मार्च को लेकर? ये मार्च है जातीय जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित करो, बहानाबाजी नहीं चलेगा। हम इसको लड़े थे, लड़के लिया, भारत सरकार रिपोर्ट सर्वेक्षण किया, क्या रिपोर्ट? क्या आपको लगता है कि इससे दबाव बनेगा आपके इस मार्च? क्या हमारा हक है, करना पड़ेगा। ये तेज प्रताप है, उनसे बात करते हैं। तेज प्रताप, क्यों जा रहे हैं, क्यों मार्च कर रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, उसको हम लोग लेकर के मुद्दा हम लोग नौजवान यहाँ उतरे। बिहार में भी चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी। लालू यादव के साले साधु यादव ने 3 दलों को मिलाकर तीसरा मोर्चा बनाने का किया ऐलान। बिहार में तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर आज पटना में गरीब जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष साधु यादव, समरस समाज पार्टी के अध्यक्ष राघवणी और राष्ट्रीय जनहित पार्टी के अध्यक्ष कैप्टन जय नारायण निषाद ने एक अहम बैठक की। इस बैठक के बाद दावा किया गया कि तीसरे मोर्चे में आरजेडी से निकाले गए मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव भी शामिल होंगे। पप्पू यादव जी जनाधार वाले नेता हैं और बहुत दुर्भाग्य होगा पप्पू यादव जी के लिए कि तीसरा मोर्चा के अलावा अगर बीजेपी गठबंधन में जाएंगे, आज लालू जी का स्टेटमेंट लग जाएगा और लोग भी समझ जाएंगे। मतलब पप्पू यादव अपराधी थे तो लालू जी क्यों रखे थे अपराधी को? और कौन कौन अपराधी है इस बिहार के अंदर, हर आदमी जान रहा है, छुपा हुआ चीज नहीं है। साधु यादव के तीसरे मोर्चे का दावा है कि वो भी अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू को धूल चटाएंगे। दिल्ली के गोकुलपुरी में बाइक सवार युवकों की गुंडागर्दी, चालान काटने पर ट्रैफिक पुलिस पर किया हमला। सड़क पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की हैं, जिसे एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल में कैद किया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जब ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल जय भगवान और कांस्टेबल मनोज ने बाइक सवार युवकों को रोका तो ये लोग पुलिस वालों को धौंस दिखाने लगे। इस बीच आरोपियों ने अपने साथियों को बुला लिया और फिर पुलिस वालों पर हमला बोल दिया।
पुलिस ने वारदात में शामिल सागिर अहमद और उसके बेटे शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार सैंट्रो ने 5 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मारी टक्कर। टेम्पो को ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। दिल्ली के कश्मीरी गेट से वजीराबाद जाने वाली इस सड़क पर रविवार रात को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। देर रात एक तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने एक टेम्पो को ओवरटेक करने के चक्कर में एक के बाद एक 2 बैरिकेड्स को टक्कर मारी और इसी बीच एक बैरिकेड पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान इसकी चपेट में आ गए। टक्कर में 5 ट्रैफिक पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में कार में सवार एक महिला भी जख्मी हो गई है। कार में कुल 5 लोग सवार थे। कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के मजनू का टीला में बच्चे से मारपीट को लेकर 2 गुटों में झगड़ा। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। पत्थरबाजी के बाद की ये तस्वीरें दिल्ली के मजनू का टीला इलाके की हैं। बीती रात यहां जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई। झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एक गुट के लोगों ने किसी बात पर एक छोटे बच्चे पर हाथ उठा दिया। इसके बाद दूसरी तरफ के लोग भी इकट्ठा हो गए। मामला इतना बड़ा कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों गुटों के 7 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। दिल्ली के नरेला मंडी में बारिश से बेकार हुआ हजारों क्विंटल अनाज। पानी से बचाने के लिए नहीं थे शेड के इंतजाम। बारिश से बर्बाद हो रहे अनाज की ये तस्वीरें दिल्ली के नरेला मंडी से आई हैं। लगातार 4 दिन से हो रही बारिश की वजह से यहाँ पड़ा करोड़ों रुपए का अनाज खराब हो गया है। जो हरियाली दिख रही है वो अनाज के ढेरों पर पैदा हुए अंकुरों की वजह से है। ये अनाज यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के किसानों का है। कोई शेड या तिरपाल की व्यवस्था ना हो पाने की वजह से अनाज के खराब होने से किसान काफ़ी मायूस हैं। जब अधिकारियों से शेड लगाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कहा कि फाइल भेजी हुई है। गुजरात के गोधरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पूरे परिवार की मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। ये तस्वीरें रविवार दोपहर 3 बजे वडोदरा हालोल हाईवे की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टोल बूथ के पास एक बाइक सवार सड़क के किनारे खड़ा है। तभी एक टैंकर ट्रक से टकराकर अपना बैलेंस खो देता है और बाइक के पास खड़े परिवार पर चढ़ जाता है। इस घटना में पति, पत्नी और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। यह परिवार वडोदरा के मांजलपुर का था और पावागढ़ घूमने जा रहा था। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय परिवार सड़क के किनारे बाइक रोककर फोन पर बात कर रहा था। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनके साथ ऐसी अनहोनी हो जाएगी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के एक ग्रुप ने फेसबुक पर डाला अपना वीडियो। पुराने कमांडर समेत कुल 11 आतंकी वीडियो में दिखे। इस वीडियो को गौर से देखिए। कश्मीर में यह आतंक के नए चेहरे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अपने इस वीडियो को हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों के एक गुट ने अपलोड किया है। देखिए कैसे ये आतंकी बेखौफ मोबाइल से अपने ग्रुप का वीडियो शूट कर रहे हैं। कुल 11 आतंकी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, सभी सेना की वर्दी में। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का एक पुराना कमांडर बुरहान मुजफ्फर है, जबकि बाकी सारे आतंकी नए हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में हिजबुल मुजाहिदीन का ग्रुप ज्वाइन किया है। वीडियो में दिख रहे इस ग्रुप में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक पूर्व जवान निसार अहमद भी है, जो एक मंत्री के घर से ड्यूटी के दौरान AK-47 राइफल के साथ फरार हो गया था। इस वीडियो को दक्षिण कश्मीर में ही कहीं शूट किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से कोई भी आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान नहीं गया, सबको कश्मीर में ही ट्रेनिंग दी गई। इनके पास जो हथियार हैं वो सुरक्षा बलों से छीने गए हैं। वीडियो से पहले इन आतंकियों ने फेसबुक पर अपनी ग्रुप फोटो भी डाली थी, जिसमें बाकायदा सबके नाम लिखे हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी आतंकी दक्षिण कश्मीर के त्राल, शोपियां, पुलवामा और कुलगाम के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक नत्थन शाह ने खुलेआम किया जनसंख्या नियंत्रण का विरोध। कहा बच्चे ज्यादा ही अच्छे। राजा दशरथ का दिया उदाहरण। मेहनत करिए, बढ़िया 3 साल 2 साल तक रखिए, 3 बच्चे जब सब पैदा करिए, 3 बच्चे रहेंगे तो वर्षों में माता पिता की सेवा करेंगे। आपने भारतीय संस्कृति के अनुसार चीजों का अध्ययन करता हूँ, इसलिए मैं चीज को स्वीकार नहीं करता। नत्थन बीजेपी विधायक होने के साथ साथ RSS से भी जुड़े हुए हैं। नत्थन शाह से पहले ऐसा बयान साध्वी प्राची और साक्षी महाराज भी दे चुके हैं। हाल ही में मारे गए आसाराम केस के सरकारी गवाह कृपाल सिंह की पत्नी ने सरकारी मदद नहीं मिलने पर दी है खुदकुशी की धमकी। आसाराम ने कहा है कि CBI क्या राष्ट्रपति से करा ले जांच।
आसाराम केस के सरकारी गवाह रहे कृपाल सिंह का आज यूपी के शाहजहांपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। गम में डूबी राम कृपाल सिंह की पत्नी ने खुदकुशी की धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें अपने पति के सरकारी गवाह बनने की कोई जानकारी नहीं थी। अगर सरकार ने मेरी मदद नहीं की तो हम सीधे आत्महत्या कर लें, मेरे पास कोई चारा ही नहीं। नाबालिग से बलात्कार के आरोपी आसाराम पर चल रहे केस में अब तक 9 गवाहों पर हमला हो चुका है, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। आपराधिक मानहानि से जुड़े कानून को बनाए रखने की केंद्र सरकार की दलील से सहमत नहीं है बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। कहा रद्द होना चाहिए अंग्रेजों का बनाया ये कानून। अपमान होती है किसी की शब्दों से, उसके लिए कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, सिविल सूट हो सकती है, मुंह अफ़ज़ा मांग सकते हैं। ये जो कानून है ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी, अब अंग्रेज़ ने खुद क्रिमिनल डेफिनेशन को रद्द कर दिया है, तो अब हमारा क्या कारण हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने भी आपराधिक मानहानि के कानून को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आपराधिक मानहानि से जुड़ी आईपीसी की धारा 499 और 500 को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार की राय भी पूछी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने शनिवार को हलफनामा दायर कर कहा कि आपराधिक मानहानि से जुड़ी धाराओं को बनाए रखने के पक्ष में है केंद्र सरकार। पंकजा मुंडे के चिक्की घोटाले को लेकर विपक्ष ने बढ़ाया फडणवीस सरकार पर दबाव। जॉनी जॉनी यस पापा की तर्ज पर बनाया जिंगल। जॉनी जॉनी यस पापा की तर्ज पर बनाए जिंगल गाने वाले ये सभी महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं। मानसून सत्र की शुरुआत पर इन्होंने चिक्की घोटाले का मुद्दा गर्म किए रखा। विपक्ष ने विधानसभा परिसर में महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे का स्वागत चिक्की चोर जैसे नारों के साथ किया। पंकजा मुंडे पर आरोप है कि उन्होंने बिना टेंडर निकाले 206 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया। हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा के खिलाफ सलमान की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई अब 20 जुलाई को। फिलहाल सजा पर लगी है रोक, जमानत पर है सलमान। बॉम्बे हाईकोर्ट में हिट एंड रन की सुनवाई के लिए सलमान खुद तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनकी लीगल टीम के वकील सलमान की बहन अलवीरा और सलमान की मैनेजर पीआर रेशमा मौजूद थे। सलमान खान के वकील ने कोर्ट से कहा कि अभी भी दस्तावेज की पूरी जांच परख करने की प्रक्रिया खत्म नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाए। इस पर कोर्ट ने 20 जुलाई तक के लिए सुनवाई टाल दी है। इसी हफ्ते ईद पर सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज हो रही है। अब सलमान के केस की सुनवाई ईद के बाद ही होगी। खाने पीने की चीजें और हुई महंगी। खुदरा महंगाई दर पिछले 8 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर। खाने पीने की चीजें, ईंधन, आवास, कपड़ों और जूते चप्पलों के दाम बढ़ने से जून महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.4% तक पहुंच गई है, जो पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा है। मई महीने में यही खुदरा महंगाई दर 5.1% थी। हालांकि पिछले साल के जून महीने से तुलना करें तो हालात अभी उतने बिगड़े नहीं हैं। पिछले साल जून में खुदरा महंगाई दर 6.7% थी, जबकि इस साल जून ये 5.4% है। हाल ही में आरबीआई ने भी बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। आरबीआई के मुताबिक जनवरी 2016 तक महंगाई दर 6% तक पहुंच सकती है। मुंबई के क्रिकेटर हिकेन शाह को बीसीसीआई ने सस्पेंड किया है। हिकेन शाह पर स्पॉट फिक्सिंग की कोशिश का आरोप है। हिकेन शाह को बोर्ड के एंटी करप्शन कोड को तोड़ने का दोषी माना गया है। हिकेन पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी प्रवीण तांबे को स्पॉट फिक्सिंग के लिए संपर्क करने का आरोप लगा है। हिकेन और तांबे मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं। हिकेन शाह बाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग ब्रेक गेंदबाज है। हिकेन शाह के मामले को बीसीसीआई की अनुशासन समिति के पास भेज दिया गया है। दिलचस्प यह है कि हिकेन शाह को सस्पेंड करने का फैसला जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट पेश होने से एक दिन पहले लिया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में शतक लगाने वाले अंबाटी रायडू चोट की वजह से जिम्बाब्वे दौरे से बाहर। संजू सैमसन लेंगे जगह। जिम्बाब्वे दौरे के बाकी बचे मैचों में अंबाटी रायडू नहीं खेल पाएंगे। दूसरे मैच के दौरान रायडू को चोट लग गई थी। सीरीज के बाकी बचे एक वनडे और 2 T20 मैच के लिए चयनकर्ताओं ने केरल के बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका देने का फैसला लिया है। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में 3 मैचों की सीरीज खेल रही भारतीय टीम 2 मैच जीतकर अजय बढ़त ले चुकी है। दर्शकों पर छाया फिल्म बाहुबली के शानदार विजुअल इफेक्ट्स का जादू। फिल्म ने 3 दिन में कमाए 165 करोड़ रुपए। जय माइस्मते।
250 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर कमाई का नया रिकॉर्ड बना दिया है। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने रविवार तक दुनिया भर में 165 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इतना ही नहीं, बाहुबली के हिंदी वर्जन ने 3 दिन में 22 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई कर ली है, जो एक रिकॉर्ड है। आज तक हिंदुस्तान में किसी भी भाषा की डब्ड फिल्म ने पहले वीकेंड पर इतने पैसे नहीं कमाए हैं। एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शानदार विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म में प्रभास, राणा डग्गुबत्ती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया जैसे सितारे हैं। यूरोजोन में बना रहेगा ग्रीस। ग्रीस को आर्थिक राहत पैकेज देने पर तैयार हुए यूरोपीय यूनियन के नेता। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 17 घंटे तक चली बैठक के बाद ग्रीस को बेल आउट पैकेज देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। बैठक के बाद यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष ने ऐलान किया कि ग्रीस अब यूरोजोन से बाहर नहीं होगा। इस बेल आउट पैकेज के तहत ग्रीस को 3 साल के लिए करीब 86 अरब यूरो की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि कई यूरोपीय देशों की संसदों में इस पर मोहर लगनी अभी बाकी है। बेल आउट पैकेज का पूरा ब्यौरा तो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके लिए ग्रीस को बेहद कड़ी शर्तें लागू करनी होंगी।